विद्यार्थियों, आज अपन बात कर रहे हैं पेय फसल, जिसे बागाती या पेय फसल भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी फसल जो बागानों में उत्पादित होती है या उन फसलों को सिर्फ पीने के लिए काम में लिया जाता है, वो बागाती या पेय फसल कहलाती है। जिनमें चाय और कॉफी प्रमुख फसलों की में से गिना जाता है। ये चाय और कॉफी को अपन इसमें बागाती और पेय फसलों में पढ़ेंगे। यानी इसमें आती है बागाती या पेय फसलें। बागाती और पेय फसलें, इनमें एक नंबर पे अपन देखेंगे चाय। यानी किस प्रकार से चाय उत्पादित होती है, कौन सा वातावरण इसके लिए अनुकूल होता है और कब इसकी शुरुआत की गई, किसके द्वारा की गई, कहाँ इसकी शुरुआत की गई और कितना कहाँ पर इसका उत्पादन होता है और उपभोग किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं कि चाय जो है ना वो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय मौसम की है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय ऋतु की फसल है, जो रोपण कृषि है। यानी चाय एक रोपण कृषि का उदाहरण है। इसके लिए बागान विकसित किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर फसल ऋतु में इसे बोया जाता है। वैसे इसके बोने का समय तो अक्टूबर नवंबर होता है, जब इसके बागान लगाए जाते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में इसके बागान लगाए जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि रबी की ऋतु में बोया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसे हर रबी की ऋतु में बोते हैं। नहीं, इसके बागान विकसित होते हैं। एक बार इसके पौधे लग जाते हैं तो उसकी कटाई छटाई होती रहती है। सड़ गया पौधा उसको निकाल दिया जाता है और वहां पर नया लगा दिया जाता है। तो ऐसे बागान विकसित होते हैं। एक बार लग गए तो कई वर्षों तक उसका उपयोग होता रहता है। तो यानी ये बागाती रोपण कृषि है, बागाती फसल है और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसे लगाया जाता है। अब इसके अगर देखा जाए तो इस कॉफी के अंदर या इस चाय के जो अंदर है कैफीन और टेनिन, कैफीन और टेनिन, ये दो प्रचुरक स्फूर्तिदायक पदार्थ होते हैं। स्फूर्तिदायक यानी इसके अंदर कैफीन और टेनिन प्रचुरक पदार्थ पाए जाते हैं। वो तो कहावत ऐसी है कि जो इसके आदि होते हैं वो ही इसकी क्वालिटी की और इसकी महत्ता को बता सकते हैं। जो चाय के आदि होते हैं, जैसे उस समय होता है उनका चाय पीने का, अगर उन्हें चाय नहीं मिलती है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं अपन ने आज क्या खो दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें चाय पीने को मिल जाती है, एक तरोताजा तंदुरुस्त वो महसूस करते हैं। इसका कारण क्या रहा है कि इसमें कैफीन और टेनिन जो प्रचोदकदायक या स्फूर्तिदायक जो पदार्थ पाए जाते हैं, वो ज्यादातर इसे स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं। तो यानी कई व्यक्तियों को देखा जाता है इसकी इतनी आदि होती है कि सिर दर्द तक करने लग जाता है। जैसे सिर दर्द हो रहा है, समय पे चाय नहीं मिल रही है, जैसे चाय पी, किसी मेडिसिन की उसे जरूरत नहीं है, सिर अपने आप है ना वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे में कैफीन और टेनिन के कारण होता है। इसमें काली और हरी पत्तियां पाई जाती हैं। काली और हरी पत्तियां, काली और हरी पत्तियों को किण्वित किया जाता है। यानी इसकी सीधी सी बात यह है, इसमें कोई दाने बीज वगैरह नहीं बनते हैं, बल्कि इसकी पत्तियां तोड़ी जाती है। पत्तियों को तोड़कर उसको किण्वित किया जाता है। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि कई गार्डन वगैरह लगे हुए होते हैं, उस पे हेज लगी हुई होती है। हेज का मतलब अपन देखते हैं, ऐसे गार्डनों में जाते हैं तो रास्ता होता है, उसके दोनों तरफ ऐसे पेड़ पौधों की ऐसे एक दीवार सी होती है और उसको काट छांट करके बिल्कुल ऐसे नया रूप है ना दिया जाता है। गोल रूप देते हैं, चौकोर रूप दे देते हैं या उसमें अलग अलग डिजाइन बना देते हैं, तो वो हेज होती है। हेज के जितने छोटे छोटे पत्ते होते हैं उस प्रकार के होते हैं। तो उन पत्तों को, कच्चे पत्ते होते हैं ना, उनको तोड़ कर इन्हें किण्वित किया जाता है, जो एक काली और हरी अवस्था में पाई जाती है। ये तो है इसकी विशेषता चाय की। क्यों? क्योंकि उष्ण आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। इसमें कैफीन और टेनिन नामक प्रचुरक स्फूर्तिदायक पदार्थ पाया जाता है, जो मानव को तरोताजा रखता है। इसके अलावा एक काली और हरी अवस्था में या हरी पत्तियों के रूप में पाई जाती है। अब सबसे पहले ये देखा जाए तो इस चाय का जो चलन था वो रॉबर्ट बुश नामक एक व्यक्ति था, अंग्रेज था। इस रॉबर्ट बुश ने 1823 ईस्वी में चाय उगाने की व्यवस्था प्रारंभ की। चाय उगाने की व्यवस्था असम वासियों के साथ, असम वासियों
के सहयोग से, असम वासियों के सहयोग से जो है ना ये चाय उगाने की व्यवस्था है ना वो प्रारंभ की गई। लेकिन फिर 1834 ईस्वी में इसे परीक्षण के तौर पर लगाया गया, परीक्षण के तौर पर लगाया गया, यानी ऐसे एक बागान वगैरह उसके विकसित किए गए कि भाई यहाँ पर चाय लगानी है और उसके अनुकूल भौगोलिक वातावरण देखा गया। क्या भौगोलिक वातावरण होता है वो आगे पढ़ेंगे अपन। 1823 में इसके असमवासियों के सहयोग से व्यवस्था की गई। लेकिन फिर एक परीक्षण के तौर पर 1834 में इसे लगाया गया कि क्या अपन बड़े विशाल जो बागान लगा रहे हैं वो क्या सक्सेस हो पाएंगे। तो ऐसे में थोड़ी जगह पे जो है ना इसकी व्यवस्था की गई ताकि यहाँ पर अगर ये लग जाते हैं तो बड़े विशाल क्षेत्र में इसकी खेती प्रारंभ की जाएगी। फिर 1850 में असम घाटी में या असम में ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय के बागान विकसित किए गए। क्योंकि जब परीक्षण के तौर पर इसे जब लगाया गया था तो परीक्षण के तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि काफी कुशल इसका परीक्षण रहा 1834 में, यानी ये अच्छी व्यवस्था रही इसे लगने में, अच्छा उत्पादन इसका रहा। तो ऐसे में फिर इसे 1850 के बाद से सर्वप्रथम ब्रह्मपुत्र घाटी में असम में जो है ना वो वहां पर इसे लगाया गया। भारत विश्व का उत्पादन तथा उपभोक्ता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। यानी भारत में उत्पादन की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है और उपभोक्ता की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन भी करता है तो उसको पीने के काम में भी लेता है। जो भारत लगभग 21 पॉइंट लगभग 23% के आसपास 21.22-23% के आसपास भारत है ना वो चाय का उत्पादन कर विश्व में प्रथम स्थान रखता है। लेकिन निर्यात की दृष्टि से ये दूसरा स्थान आता है। यानी कि भारत भारत अन्य देशों को जो है ना वो चाय का निर्यात बहुत ही कम करता है। लेकिन एक अच्छी क्वालिटी की जो चाय होती है ना वो भारत विदेशों में भेजा करता है। तो ये तो चाय का था एक बेसिक स्टेटस था आपका कि चाय क्या है, कि क्या है, क्यों प्रसिद्ध है ये इतनी, क्यों इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो ज्यादातर इस्तेमाल करने का इसका मूल कारण यही है कि इसमें कैफीन और टैनिन जो प्रचुरक या स्फूर्तिदायक जो पदार्थ होते हैं वो स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं, मनुष्य को एक तरोताजा बना देते हैं या मनुष्य के लिए कार्यशैली को भी बढ़ा देते हैं। ध्यान रखना आप, क्योंकि ये जो चीज है इसके तरक और वितरक दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जो चाय पीते हैं चाय के आदी है वो तो इसके पक्ष में तर्क देंगे और जो नहीं पीते हैं वो इसके विपक्ष में तर्क देंगे। वो कहते हैं नहीं चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। लेकिन उन लोगों से पूछो जो हताश रहते हैं, काम में थक जाते हैं और जैसे वो चाय पीते हैं वापस तुरंत तरोताजा महसूस करते हैं, फ्रेश माइंड से दोबारा काम करने के लग जाते हैं। खाना खाए बगैर रह जाते हैं लेकिन चाय पिए बगैर नहीं रहते। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कैफीन और टेनिन जो प्रचुरक या स्फूर्तिदायक जो पदार्थ पाए जाते हैं उन्हीं पदार्थों के कारण मानव तरोताजा महसूस करता है। और लंबे समय तक अगर खाना भी नहीं मिलता है तो इस चाय से जो है ना ऊर्जा प्राप्त करके लंबे समय तक वो कार्य करता रहता है। ये थे इसकी बेसिक स्टेटस था इसका। अब अपन ये देखेंगे कि चाय के लिए कौन सा वातावरण अच्छा रहता है। ऐसा तो है नहीं कि संपूर्ण भारत में चाय का उत्पादन होता है, उसके कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जो चाय के अनुकूल है, वहीं पर चाय की खेती या चाय के बागान लगाए जाते हैं। तो उसके लिए आवश्यक जो भौगोलिक दशाएं हैं वो देखेंगे कि कहाँ पर ये चाय के अनुकूल इसका स्थान रहता है जहां पर इसे चाय के बागान विकसित किए गए। तो चाय एक रोपण कृषि का उदाहरण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि निम्न में से रोपण कृषि का उदाहरण है। तो उसमें चाय अगर ऑप्शन दिया हुआ होता है तो चाय आ जाएगा, अगर चावल दिया हुआ है तो चावल आ जाएगा, कॉफी दी हुई होती है तो इसमें कॉफी आ जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, आवश्यक भौगोलिक दशाएं, यानी चाय के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जिससे चाय का अच्छा उत्पादन हो सकता है। तो इसके लिए एक नंबर पे आता है तापमान। यानी चाय के लिए तापमान बड़ी भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है?
क्योंकि चाय का कोई बीज फल वगैरह नहीं होता है, बल्कि चाय की पत्तियां तोड़कर उन्हें किण्वित किया जाता है और पत्तियां, कोमल पत्तियां तोड़ी जाती हैं। अगर तापमान इसमें अहम रहता है, अगर बिल्कुल ही कम तापमान रह जाएगा तो सर्दी की वजह से वो पत्तियां सिकुड़ जाएंगी, जलकर नष्ट हो जाएंगी। जलने का मतलब यहाँ पर आग लगने से नहीं है, बल्कि जलने से भी, बर्फ के या ज्यादा ठंड होने के कारण भी सिकुड़ कर है ना वो नष्ट हो जाती है, और ज्यादा तापमान के कारण भी वो सिकुड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो ज्यादा तापमान और ज्यादा सर्दी चाय के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि उसमें कोमल पत्तियां होती हैं और उन कोमल पत्तियों को तोड़ा जाता है। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु के दौरान प्रत्येक पेड़ पौधे होते हैं ना, उसके ऊपर कोमल पत्तियां आ जाती हैं। उस प्रकार की कोमल पत्तियों को वो तोड़ते हैं, फिर कटाई छटाई कर देते हैं वर्षा ऋतु से पहले, दो जिससे वो अच्छे कोमल पत्तियां है ना वो आ जाती है। तो इसके लिए लगभग देखा जाए तो लगभग 10 से या 15 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 10 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड के अनुकूल तापमान वाले क्षेत्र है ना वो अच्छे माने जाते हैं। ज्यादा तापमान इसके लिए हानिकारक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा तापमान के कारण पत्तियां जो है ना वो जल जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, नष्ट हो जाती है। कम तापमान यानी ज्यादा सर्दी के कारण भी वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक अनुकूल तापमान होना चाहिए, ताकि लंबे समय तक वहां से अच्छा उत्पादन हो सके। तो अब ये वातावरण देखना जरूरी है कि 10 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्र कौन से होते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि कम तापमान लगातार पूरे वर्ष बना रहना, ये बड़ी चीज है कि पूरे वर्ष लगातार ऐसा तापमान बना रहना। ऐसा तापमान तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमें मिल सकता है, वो भी पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं। और अभी अपने देखा है चाय की शुरुआत असम ब्रह्मपुत्र घाटी वाले क्षेत्रों में की गई थी, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो होते हैं पहाड़ी वाले, वहां पर तापमान हमेशा ही कम मिलता है, मीडियम तापमान मिलता है, तो उन क्षेत्रों में इसका उत्पादन अच्छा होता है। 2 नंबर पर है वर्षा। अब वर्षा के लिए देखें तो इसके लिए 150 से लेकर 180 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं, लेकिन वर्षा है ना वो लगातार होनी चाहिए। लगातार मंद वर्षा अच्छी रहती है। लगातार मंद वर्षा, ऐसे नहीं कि एक साथ भारी मूसलाधार वर्षा हो गई और चलो जी ठीक है पर्याप्त वर्षा हो गया आपको चाय बन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि वर्षा होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए और मंद होनी चाहिए। कई बार अपन देखते हैं कि जैसे वर्षा ऋतु का जो मौसम आता है, मानसून आता है, उस समय कहते हैं ना कि वर्षा की झड़ी लगना। वर्षा की झड़ी लगने का मतलब होता है कि 2-2, 3-3, 5-5 दिन तक लगातार वर्षा होती रहती है, हल्की हल्की। पानी सूखता भी नहीं है, पानी धरातल से चल भी नहीं पाता और हल्की हल्की वर्षा होती है, उसे कहते हैं वर्षा की झड़ी लगना। तो ऐसी झड़ी लगी हुई होती है तो चाय के बागान बड़े ही काफी ज्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं, अच्छी पत्तियों से भरपूर हो जाते हैं, चाय का उत्पादन अच्छा होता है। तो चाय के लिए 150 से 180 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र अच्छा माना जाता है, लेकिन वर्षा मंद गति से रुक रुक कर लगातार होनी चाहिए। इसके बाद में आता है धरातल। धरातल देखने लायक चीज है इसका। धरातल यानी मंद ढाल युक्त, मंद ढाल युक्त उत्तम जल निकास, उत्तम जल निकास। अभी बाकी के जितने भी फसलों में अपन ने धरातल देखे हैं, उन धरातल में क्या देखा है? समतल धरातल लिखा है, बल्कि इसमें क्या लिखा? मंद ढाल युक्त। धरातल कैसा होना चाहिए? मंद ढाल युक्त तो होना चाहिए। पानी रुकना नहीं चाहिए जड़ों में, पानी ऐसे बहता हुआ होना चाहिए। और बहने का मतलब भी तेज गति से नहीं, बिल्कुल मंद गति से पानी बहता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए, बल्कि वो पानी बहता रहना चाहिए। मंद गति का मतलब वही होता है कि पानी लगातार बहता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर चाय के बागानों में पानी रुक गया धरातल पे, तो चाय के पौधे की जो जड़ें होती है, चाय के लिए बड़ा पौधा नहीं बल्कि झाड़ियां झाड़ियां होती है ना, वैसा पौधा होता है हेज की तरह, तो उसके जड़ें गलकर नष्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में कई बार लंबे समय तक वर्षा होती रहती है, ज्यादा भारी वर्षा हो जाती है, कई बार चाय की फसल प्रभावित हो जाती है, पौधे है ना उनकी जड़ें वगैरह गलने से नष्ट हो जाते हैं। तो ढाल मंद होना चाहिए, लगातार पानी प्रवाहित होता रहना चाहिए, बहता रहना चाहिए, ऐसा धरातल अच्छा माना जाता है। 4 नंबर पर है मृदा, यानी इसके लिए गंधक युक्त, गंधक युक्त, या अपन ये कहें कि वानस्पतिक, वानस्पतिक मृदा जो है ना इसके लिए अच्छी मानी जाती है। अब गंधक युक्त और वानस्पतिक मृदा क्या होती है? क्योंकि यहाँ पर इस चाय के जो पौधे होते हैं ना उनको बचाने के लिए ज्यादा, कभी कभार देखो तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा तापमान हो जाता है,
18-20 डिग्री, तो उसको बचाने के लिए पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण किया जाता है। बड़े-बड़े पेड़-पौधे होते हैं छायादार, वहाँ पर बीच में फिर ये झाड़ियाँ लगाई जाती हैं। ठीक है? तो उनको बचाने के लिए, छाया देने के लिए, छाया प्रदान करने के लिए जगह-जगह पेड़-पौधे, विशाल पेड़-पौधे लगाए हुए होते हैं ताकि उनकी छाया से वे पेड़-पौधे जो है ना नष्ट होने से बच जाए। तो उनकी पत्तियाँ वगैरह जब गिर जाते हैं तो वहीं की मिट्टी में जो है ना वो मिल जाती है। तो ऐसी मिट्टी वानस्पतिक या गंधक युक्त मृदा कहलाती है। अपने साधारण पेड़-पौधों के नीचे आपने देखा होगा मृदा का रंग हल्का काला होता है और पेड़-पौधों की जहाँ पर छाया होती है, घेरा होता है, उससे बाहर मृदा अलग प्रकार की होती है। तो वो जिस प्रकार के पेड़-पौधों के नीचे पत्ते सड़-गल जाते हैं, उस प्रकार की जो मृदा होती है ना, उस प्रकार की मृदा चाय के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके बाद में आता है आपका श्रमिक। श्रमिक, अब देखो चाय के लिए सस्ते होने चाहिए और कुशल, यानी अब सस्ते और कुशल श्रमिक इस चाय को ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि चाय के लिए पूरे वर्ष श्रमिकों की लगभग आवश्यकता होती है, निराई गुड़ाई करना और विशेषकर पत्ते तोड़ने, यानी बहुत ही सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि चाय के बागानों में पत्तियां तोड़ने का कार्य महिलाएं करती हैं, क्योंकि हमारे समाज में पुरुष श्रमिक की बजाय महिला श्रमिक को कम मेहनताना दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महिला श्रमिक कम मेहनताने में काम कर लेती है, बल्कि पुरुष श्रमिक है ना वो ज्यादा मेहनताना लेता है। तो ऐसे में चाय के बागानों में ज्यादातर महिला श्रमिक काम करती हुई मिलेंगी, वो पत्तियां तोड़ती हुई मिलेंगे। श्रम प्रधान खेती है ये। चाय क्या है? श्रम प्रधान खेती है। चाय के लिए ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि चाय वो एक वर्ष में 3 बार चाय के बागानों से पत्तियों का चुनाव किया जाता है, पत्तियां तोड़ी जाती है और वो भी पूरे महीने भर लगातार पत्तियां तोड़ने का कार्य चलता है। तो एक वर्ष में 3 बार जब पूरे बागान से पत्तियां तोड़ी जाती है, तो बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, तो बहुत ज्यादा मजदूर चाहिए। तो ऐसे में सस्ते और कुशल श्रमिक होने चाहिए। छठा पॉइंट है खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक, यानी इसके लिए ज्यादातर वानस्पतिक खाद, वानस्पतिक व रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। वानस्पतिक या इसमें जैविक खाद भी हो गई, क्योंकि वनस्पति के पेड़ पौधों से जो खाद बनती है वो जैविक ही होगी। वानस्पतिक और रासायनिक खाद का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है ताकि इसका उत्पादन बढ़ाया जा सके, पेड़ पौधों की ग्रोथ हो सके, और ज्यादा उसमें ग्रोथ होगी तो पेड़ पौधे पत्तियां जो है ना वो ज्यादा आएंगी, और पत्तियों को ही उत्पादन माना जाता है। बाकी की फसलों में तो बीज को उत्पादन माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अच्छी कोपल जिसे बोलते हैं, अच्छी अंकुरित जो पत्तियां होती है उन्हीं को उत्पादन माना जाता है। तो इसके लिए ज्यादातर ये अनुकूल माना जाता है कि बार बार पत्तियां तोड़ी जा सके। लगभग 3 बार पत्तियां है ना वो तोड़ी जाती है। अभी देखेंगे अपन कि कौन कौन से महीने में पत्तियों का चुनाव किया जाता है। तो सबसे अच्छे जरूरी है कि रासायनिक खाद और उर्वरकों का होना जरूरी है। तो ये थी आवश्यक भौगोलिक दशाएं, यानी एक चाय का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए 6 अनुकूल भौगोलिक दशाओं का होना बहुत ही जरूरी है, ताकि वहां से अपन चाय का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। अब अपन देखेंगे इसका वितरण, कि वितरण क्या है, भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में ज्यादातर इसका उत्पादन होता है और कौन से क्षेत्रों में ज्यादातर इसका अच्छा उत्पादन होने के साथ साथ इसका चुनाव जो होता है पत्तियों का वो किया जाता है। तो सबसे पहले अपन एक मानचित्र बनाते हैं, उस मानचित्र में इसे प्रदर्शित करेंगे कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र चाय उत्पादन के अनुकूल माने जाते हैं या चाय का अच्छा उत्पादन वहां पर होता है। जैसे ये भारत है, अब सबसे पहले तो ये अपन देखेंगे कि चाय से 3 बार पत्तियां तोड़ी जाती हैं, 3 बार पत्तियां तोड़ी जाती हैं, पत्तियों का चुनाव होता है, चुना जाना या तोड़ना। ठीक है, इसमें ज्यादातर इसे कब, अप्रैल से प्रथम बार पत्तियां कब तोड़ी जाती हैं? अप्रैल से जून के मध्य। प्रथम बार जब पत्तियां तोड़ी जाती हैं चाय की, तो पत्तियां तोड़ने का जो समय होता है वो अप्रैल से लेकर जून के मध्य में होता है। अप्रैल मई जून ये 3 महीने होते हैं, इन 3 महीनों के दौरान पहली बार पत्तियां तोड़ी जाती है। दूसरी बार आता है, दूसरी बार दूसरी बार पत्तियां तोड़ी जाती हैं जुलाई से अगस्त के मध्य।
तीसरी बार पत्तियां तोड़ने का है अगर सितंबर से अक्टूबर के मध्य। ठीक है, 3 बार ये पत्तियां तोड़ी जा रही हैं, यानी चाय की 3 पत्तियां 3 बार पत्तियों का चुना जाना है, तोड़ा जाना है। तोड़ना प्रथम बार अप्रैल से जून के मध्य में चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं, दूसरी बार जुलाई से अगस्त के मध्य में, और तीसरी बार सितंबर से अक्टूबर के मध्य में। सीधी सी बात ये कह सकते हैं अपन कि चाय में पत्तियों का जो चुनाव होता है ना, वो अप्रैल से प्रारंभ होकर अक्टूबर के मध्य तक चलता है। अप्रैल से प्रारंभ होकर ये अक्टूबर के मध्य तक जो है ना, ये चाय से पत्तियां तोड़ने का कार्य लगातार चलता रहता है। तो यानी कि अप्रैल से अक्टूबर तक के मध्य में आप अनुमान लगा लो 5-6 महीने यानी 7-8 महीने का जो समय है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 3 4 5 7 महीने 7-8 महीने तक पत्तियां तोड़ने का कार्य होता है। तो अब ये आप अनुमान लगाओ कि एक वर्ष के अंदर जिस खेत के अंदर जिस बागान में 7-8 या 8-9 महीने तक अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो स्वाभाविक है उसके लिए सस्ता होना जरूरी है। तो ऐसे में ज्यादा सस्ते श्रमिक चाहिए, यही कारण होता है कि महिलाएं यहाँ पर चाय के बागानों में कार्य करती हैं। अब चाय को जो लगाने का समय जो होता है, यानी बागान लगाने का समय, बागान का जो समय होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है। अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर के मध्य में जो है ना, वो चाय का बागान लगाया जाता है। तो ऐसे में 3 बार ये पत्तियां चुनी जाती है और अक्टूबर नवंबर के मध्य में चाय के बागान लगाए जाते हैं। अब इसमें देखना है वितरण, कि चाय का वितरण जो है वो किस प्रकार से है भारत में। ज्यादातर सबसे अच्छा चाय का उत्पादन असम में होता है। असम लगभग 53 पॉइंट लगभग 31% के आसपास जो है ना, वो चाय का उत्पादन करता है, भारत में प्रथम स्थान रखता है। और दूसरे स्थान पे आ जाता है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल लगभग 22% के साथ 22.36% के आसपास जो है ना, वो द्वितीय स्थान रखता है। और पश्चिमी बंगाल में भी दार्जिलिंग जिला, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां से अच्छी किस्म की चाय जो है ना वो उत्पादित की जाती है। और दार्जिलिंग जिला तो ऐसा है कि यहाँ से सुगंधित चाय उत्पादित होती है, सुगंधित चाय का उत्पादन होता है। और इस सुगंधित चाय का जो उत्पादन होता है उसे विश्व में जो है ना वो निर्यात कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इसकी अच्छी महक, सुगंध इतनी अच्छी होती है कि अगर पड़ोसियों के घर चाय बन रही होती है तो दूसरे लोगों को पता चल जाती है कि वहां पर चाय बन रही है, क्योंकि महक जो है ना वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अपने यहाँ पर भी ज्यादातर अपन देखते हैं कि चाय ज्यादा डाल देते हैं, दूध वगैरह की मात्रा कम होती है, उसको उकाली दिलाते रहते, उबालते रहते, तो वैसे जलकर भी जो है ना चाय की सुगंध आने लग जाती है। तो ऐसा मतलब यह है कि वो दार्जिलिंग वाली नहीं है। अच्छी खुशबूदार चाय जो होती है ना वो दार्जिलिंग की मानी जाती है। तो ये वितरण था। तो इसमें देखो ये देखा जाए, ये पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग वगैरह जलपाईगुड़ी वाले जो क्षेत्र हो गए, ये यहाँ से आपका असम हो गया, ये असम हो गया। इस असम घाटी से भी जो है ना चाय का उत्पादन होता है। बिहार वगैरह वाला क्षेत्र है, ये ऊंचाई वाले उत्तर प्रदेश वाले उत्तराखंड वाले जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में चाय का अच्छा उत्पादन होता है। कुछ हद तक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र वाले पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत मात्रा में चाय का उत्पादन हो जाता है। वैसे तो वो कॉफी उत्पादन की दृष्टि से अच्छे हैं, लेकिन वहां पर भी चाय का हल्का उत्पादन होता है। तो यानी कि ये क्षेत्र ऐसे रहे हैं जो भारत में चाय का अच्छा उत्पादन देते हैं। अब इन क्षेत्रों की स्थिति अपन देख सकते हैं कि काफी ऊंचाई पर स्थित है, तो तापमान कम होता है और लंबे समय तक यहाँ पर वर्षा भी होती है। आर्द्र जलवायु यहाँ की पाई जाती है, नमी युक्त जलवायु होती है, हवा में नमी रहती है, जिस कारण वहां पर तापमान वगैरह ज्यादा महसूस नहीं होता है। तो यह क्षेत्र चाय उत्पादन के अनुकूल माना जाता है। तो इस प्रकार से ये चाय थी, अभी अपनी चाय बनाई है, चाय को तैयार किया है कि किस प्रकार से चाय का प्रारंभ किया गया और कहां कहां तक अनुकूल भौगोलिक दशाएं रही और किन किन क्षेत्रों में इसका अच्छा उत्पादन होता है। ये तो चाय थी, यानी पेय फसल या बागायती फसल की प्रमुख फसल इसे माना जाता है। अब दूसरी फसल पढ़ रहे हैं अपन, कॉफी। कॉफी जिसे कहवा के नाम से जाना जाता है। दूसरी फसल है कहवा, या जिसे अपन कॉफी कहते हैं। कॉफी भी एक प्रमुख बागायती पेय फसल के रूप में जानी जाती है, भारत में नहीं
बल्कि भारत में तो इसका उत्पादन बहुत कम हो रहा है, लेकिन विश्व के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर इसका उत्पादन होता है। तो अपन देख रहे हैं कॉफी, दूसरी बागायती फसल है, इसे कहवा भी कहते हैं, कहवा। अब देखो कॉफी को अगर देखा जाए, कॉफी भी ज्यादातर आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ये भी एक रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि यानी रोपण कृषि, इसके पेड़ पौधे वगैरह है ना वो लगाए जाते हैं। भारत लगभग 3.7% कॉफी का उत्पादन है ना वो करता है। विश्व में छठवें सातवें स्थान पर आता है। ब्राजील हो गया, वियतनाम हो गया, कोलंबो हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनके बाद में लगभग जो है ना वो छठे सातवें स्थान पर आता है कॉफी के उत्पादन में। तो लगभग 3.7% के आसपास कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे में ज्यादा प्रथम स्थान पर ब्राजील आता है। ब्राजील है, जिसे ब्राजील के अंदर जो कॉफी के बागान है, कॉफी के बागान, उन कॉफी के बागानों को जो है ना वो फजेंडा के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में जो कॉफी के बागान हैं उन बागानों को फजेंडा कहते हैं। फजेंडा प्रसिद्ध बागान है ये कॉफी के, तो इसे फजेंडा के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो अब देखो कॉफी के लिए अगर देखा जाए तो एक, शायद आपने छोटी किताबें वगैरह पढ़ी होंगी छोटी क्लासों की, उसमें भी एक कॉफी के लिए एक कहानी के रूप में एक हमें उदाहरण मिलता है। जैसे छठी सातवीं क्लास की आपने एसएसटी की अगर बुकें पढ़ी है तो शायद जरूर आपने उसमें मिलेगा कि कॉफी का उत्पादन नीलगिरी पर्वत श्रेणी में, यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है दक्षिणी भारत में, वो अपने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में है ना वो फैली हुई है। इन 3 राज्यों में ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी फैली हुई है। तीनों राज्यों में कॉफी का अच्छा उत्पादन भी होता है। तो ऐसा माना जाता है कि एक चरवाया था, इसके लिए एक दंत कथा जुड़ी हुई है। अब कहाँ तक सत्य है ये तो पता नहीं, क्योंकि बुक्स में कई बार है ना वो क्लास में आती हुई है, छठी सातवीं आठवीं तीनों क्लासों में से शायद एक क्लास की किताब में आपको एक कहानी मिल भी जाएगी। उसमें ये बताया गया है कि एक चरवाया था, वो अपने भेड़ बकरियों को चराई के लिए लेकर जाता था। कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी के ऊपर। रोज चरवाओं का तो आप दिनचर्या जानते हो, सुबह उठते हैं, अपने पशुओं को चराई करवाते हैं पूरे दिन, और फिर वह शाम को वापस अपने जो रहने की जगह होती है वहां पर आ जाते हैं। तो वो चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को चराई के लिए रोज की तरह लेकर जाता था, लेकिन वो चराई कराते कराते काफी आगे की ओर चला गया। तो वहां पर भेड़ बकरियां वगैरह, मतलब जो जहां पर कॉफी के जो पेड़ पौधे थे वहां पर काफी लंबे समय तक उन्होंने चराई की, जीरो तक चराई की, यानी कि वो उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ रही थी। चरवाहा अपने पशुओं को लेकर आ गया। दूसरे दिन जब लेकर जाता है तो जैसे ही उधर की ओर चलते हैं भेड़ बकरियां दौड़कर जाती हैं और उसी स्थान पर जाकर वो चराई करती हैं। तीसरी बार ऐसा हुआ, चौथी बार, पांचवी बार, लगातार यही स्थिति रही। तो चरवाहे ने सोचा चरवाहे ने कि ऐसी क्या बात है कि जैसे अपन पशुओं को लेकर आते हैं, दौड़कर आते हैं, यहीं पर आकर लंबे समय तक पूरे दिन यहीं पर चराई करते हैं, तो ऐसी ये घास क्या चीज है। तो उस घास के बारे में जब देखा गया तो बाकी की जो घास थी उस घास से अलग लगी, वो घास अलग थी। और जब पता चला बाद में तो ऐसा लगा कि ये कॉफी थी, कॉफी की घास, घास की तरह जो कॉफी थी ये, उसके पौधे थे वो कॉफी के थे। तो ऐसा माना जाता है कि एक चरवाहे के द्वारा इसकी खोज है ना वो की गई थी। तो भारत में ज्यादातर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के ऊपर इस कॉफी का उत्पादन होता है। अब इसमें होता क्या है कि इसके जो दाने होते हैं, देखो ऐसा होता है आपके कॉफी का, जैसे अपने मटर के दाने होते हैं ना, मटर के, ऐसे होती है ये। तो उस मटर के दाने की तरह ये होते हैं, तो उनसे बीज वगैरह है ना वो निकाले जाते हैं मटर की तरह। अब उनको दानों को भूना जाता है, सेका जाता है। भूनना सेकने का मतलब आग के ऊपर उसे कढ़ाई में जैसे डालते हैं, तो यहाँ पर तो उद्योग है, बड़े बड़े कढ़ाइयाँ थोड़ी, बड़े बड़े उद्योगों में इसे सेका जाता है। अपन घरेलू स्तर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे वहां पर उसको सेका जाता है, वो सेक कर उसकी फिर पिसाई की जाती है और उसका पाउडर बनाया जाता है, और वही पाउडर अपन कॉफी के रूप में काम में लेते हैं। यानी कि दूध और चीनी शक्कर मिलाकर उसमें कॉफी डाली और कॉफी तैयार हो गई। तो ऐसा कहा जाता है कि इसके दानों को भूनकर वो सेका जाता है। तो कॉफी के जो दाने होते हैं उन दानों को सेका जाता है, सेक कर पीसा जाता है। ऐसे सीधे पिसाई नहीं होती है, पीसा जाता है, उनको सेका जाता है, बुनाई की जाती है उसकी, और फिर उसको सेका जाता है। तो अब इसके लिए भी कुछ आवश्यक भौगोलिक दशाएं होते हैं कि कौन सा जो वातावरण होता है उस वातावरण में ये ज्यादातर काम में आते हैं। तो देखो अभी अपन पढ़ा है कि उष्ण कटिबंध, आर्द्र उष्ण कटिबंध, यानी ज्यादा तापमान वाला क्षेत्र है लेकिन वहां पर आर्द्रता नमी रहती है।
तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर पश्चिमी घाट, जहाँ पर पहली मानसून की वर्षा होती है, 400 सेंटीमीटर के आसपास ज्यादा वर्षा होती है वहां पर, तो यानी कि वर्षा वाला क्षेत्र है, वो पास में समुद्र का समकारी प्रभाव भी है, अरब सागर वगैरह है नजदीक, तो उधर बंगाल की खाड़ी है, तो अपन कह सकते हैं कि आर्द्रता युक्त क्षेत्र है, तो ज्यादा तापमान वहां पर चाहिए। तो इसके लिए देखा जाता है तापमान। आवश्यक भौगोलिक दशाओं में तो एक नंबर पे आ रहा है इसमें तापमान। तो तापमान अगर देखा जाए इसमें, तो लगभग 15 से लेकर 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है ना इसके लिए अनुकूल माना जाता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ज्यादा ही तापमान होता है, 15 भी नहीं बल्कि 20 से लेकर 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले जो क्षेत्र होते हैं, लगभग 28 डिग्री वाले, वो इसके लिए ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। क्यों? यहाँ पर लगातार उच्च तापमान बना रहता है, तो एक कॉफी के उत्पादन के लिए तापमान का होना जरूरी है। दूसरा भाग आता है इसमें वर्षा। वर्षा भी अगर देखी जाए तो इसके लिए 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र है ना, वो अच्छे माने जाते हैं। बागान है, बागान लगाए गए हैं। कभी कभार वर्षा नहीं होती तो सिंचाई की भी व्यवस्था होती है। पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत वगैरह बनाए गए हैं, जैसे चाय है, चाय को भी सीढ़ीदार खेतों में लगाया गया है, ऐसे इसके भी सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो वहां पर भी सिंचाई की व्यवस्था होती है। लेकिन वर्षा लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास अच्छी वर्षा मानी जाती है। इसके लिए भी हल्की वर्षा थोड़ी अच्छी रहती है, लेकिन लगातार वर्षा होनी चाहिए। 3 नंबर पे आ जाता है धरातल। धरातल तो यानी कि इसके लिए धरातल भी जो है ना वो मंद ढाल युक्त होना चाहिए। मंद ढाल युक्त, यानी अपन ये कह सकते हैं धरातल समतल तथा समतल तथा मंद ढाल युक्त होना चाहिए। समतल का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जैसे अपन सीढ़ीदार खेत तो बताते हैं, लेकिन सीढ़ीदार खेतों में भी ये भाग है ना वो समतल तो होता ही है। तो सीढ़ीदार खेत है ना समतल होने चाहिए, मंद ढाल युक्त होना चाहिए, ताकि पानी यहाँ पर भी लंबे समय तक नहीं रुके, क्योंकि इसकी भी झाड़ियों की तरह स्थिति होती है, झाड़ियों से थोड़ी बड़ी आकृति होती है, तो जड़ वगैरह गल जा सकती है। फिर आ जाता है मृदा। मृदा मृदा इसके लिए देखो दोमट मृदा। दोमट मृदा जो है ना इसके लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि एक दोमट मृदा, या अपन ये कह सकते हैं कि एक लेटेराइट मृदा, दोमट व लेटेराइट मृदा। लेटेराइट, अब लेटेराइट का मतलब क्या होता है? मृदा पढ़ी होगी आपने 11वीं क्लास में, अगर नहीं पढ़ी है तो अपना 11वीं क्लास का जो अपने सीरीज लेकर चल रहे हैं अभी, जैसे अपवा तंत्र चल रहा है अपना, अपवा तंत्र के बाद में प्राकृतिक वनस्पति देखेंगे, फिर मृदा आएगी, तो उसमें पहले मृदा आएगी, फिर प्राकृतिक वनस्पतियां वगैरह आएंगी, पहले जलवायु आएगा, फिर मृदा आएगी, फिर प्राकृतिक वनस्पति, तो उस मृदा में पढ़ेंगे अपन कि लेटराइट मृदा क्या होता है। लेटराइट का मतलब होता है लेटर। लेटराइट का इसका शाब्दिक अर्थ होता है लेटर, या एक ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है लेटराइट, जिसका अर्थ होता है ईंट जैसा। ईंट जैसा, ईंट, ईंटें होती हैं जब अपन भट्टे पर आग पर जो इसे पकाने के बाद में ईंट का रंग जैसे लगभग लाल सी हो जाता है, हल्का लाल भूरा रंग हो जाता है, वो क्यों हुआ है? अधिक तापमान के कारण। तो ऐसी मृदा होती है वहां पर। तो यानी कि स्वाभाविक ज्यादा तापमान, तभी अपने 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देखा है, तो वहां पर ऐसी मृदा होनी चाहिए, दोमट व लेटेराइट मृदा, तो वो कॉफी के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके बाद में आता है 5 नंबर पे श्रमिक। इसके लिए भी श्रमिक जो है ना वो सस्ते व कुशल होने चाहिए। श्रमिक कैसे होने चाहिए? सस्ते और कुशल होने चाहिए, यानी कि अच्छे सस्ते भी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी अभी कहा कि इसके दाने होते हैं, यानी कि जो मटर की जो फलियां होती है ना, उस मटर की तरह उसमें दाने होते हैं, उसके दाने निकालने होते हैं। तो ऐसा नहीं कि पेड़ से दाने निकालते हैं, पहले वहां पर फलियां तोड़ी जाती हैं मटर की तरह, और फिर उसके दाने निकालते हैं, और फिर उसकी पिसाई के लिए काम में लिया जाता है, उससे पहले उसे सेका जाता है। तो लंबे समय तक जो है ना इससे श्रम की आवश्यकता होती है, तो सस्ते और कुशल श्रमिक होने चाहिए। इसके बाद में आता है खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक, यानी इसके लिए गोबर, जैविक तथा रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। रासायनिक खाद तो रासायनिक उर्वरक, तो अपन देखो ज्यादातर गोबर की खाद तो बहुत कम काम में ली जाती है, लेकिन जैविक या वनस्पति खाद होगी, रासायनिक जो उर्वरक वगैरह होते हैं, उनका बड़े पैमाने पर यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ताकि इसका अच्छा उत्पादन हो सके। तो ऐसे में एक अच्छी कॉफी के उत्पादन के लिए, अच्छी कॉफी के उत्पादन के लिए यह अनुकूल या भौगोलिक दशाओं का होना बहुत ही जरूरी है, ताकि कॉफी का उत्पादन अच्छा हो सके। इसके बाद में आता है वितरण, यानी वितरण को अपन मानचित्र के माध्यम से समझेंगे
कि भारत में ज्यादातर इस कॉफी को नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर ही उत्पादित होती है ये, लेकिन वहां पर भी कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वगैरह है, वहां पर होता है। तो इसमें आता है वितरण। वितरण तो यानी देखो, वितरण में अगर देखा जाता है तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु यहाँ पर इसका उत्पादन ज्यादा होता है। अपन ये सीधी सी बात है कि नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है, उस नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर ही जो है ना इसका ज्यादातर उत्पादन होता है। तो नीलगिरी पर्वत जो श्रृंखला है उसमें इसका उत्पादन अधिक होता है। तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में जो है ना ये तीनों भाग आते हैं। तो ये जो भाग है इसका, ये यहाँ वाला कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाला, यानी कि इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। ऐसे ये वाला जो क्षेत्र है, ये नीलगिरी की आकृति नहीं है, बल्कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाला भाग है जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। इस क्षेत्र में जो है ना इसका ज्यादातर उत्पादन होता है। किसका? कॉफी का। इसी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में कॉफी का जो है ना यहाँ पर अच्छा उत्पादन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन जो है ना वो कर्नाटक में होता है। भारत लगभग छठे सातवें स्थान पर आता है, जो 3.7% कॉफी का उत्पादन करता है। इसमें जैसे ब्राजील हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया हो गया, कोलंबो हो गया, कोलंबो हो गया, हाडुरास हो गया, हाडुरास। ऐसे है 5-6 देश जो है ना वो भारत से आगे, उसके बाद में छठे सातवें नंबर पर जो है ना वो भारत आता है। जैसे ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबो, हाडुरास हो गया। ये जो जिले जो है ना वो जो देश है वो पहले आते हैं। यहाँ पर अच्छा उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है ब्राजील में इसका उत्पादन होता है, इसका कॉफी का। और ब्राजील में स्थित कॉफी के बागानों को फजेंडा के नाम से भी जाना जाता है। आपने अभी विश्व का मानचित्र कई बार अपने देखा है, ऐसे बनाया है बिल्कुल। ये वाला जो भाग है ये ब्राजील का है, ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का देश है ब्राजील। तो ये ब्राजील है, यहाँ पर इसका अच्छा उत्पादन होता है। क्योंकि विश्व के जो व्यापारिक मार्ग अपन ने पढ़े थे, तो ज्यादातर दक्षिणी अमेरिका में विभिन्न देशों से जो व्यापारिक मार्ग थे उसका कारण ये था आपका ब्राजील और अर्जेंटीना के क्षेत्रों में जो है ना वो ज्यादातर ये व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक जो मार्ग बने हुए तो वो यहीं पर थे, क्योंकि इसी क्षेत्र में ज्यादातर व्यापार होता है और बाकी का जो क्षेत्र है ना वो इसके अनुकूल नहीं है। तो ज्यादातर यहाँ पर कॉफी का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे इस चैनल में बागाती फसलें थी, पेय फसलें थी जिनका उपयोग पीने के लिए किया जाता है, यानी चाय और कॉफी। बागाती फसलों में तो ऐसे और भी आते हैं, जैसे गन्ना भी आ जाता है बागाती, और औद्योगिक फसलों में आता है जैसे रबड़ वगैरह हो गया, नारियल हो गया, ये सभी बागाती फसलों में आते हैं। लेकिन अपन बागाती फसलों के साथ साथ पेय फसलों की बात कर रहे हैं, तो पेय फसलों में चाय और कॉफी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। तो ऐसे में आगे अपन वीडियोज में लेके आएंगे भारत में कृषि का विकास तथा भारतीय कृषि की समस्याएं। अपने इतनी जो भारतीय कृषि पढ़ी है, इनमें भारतीय कृषि का विकास कब प्रारंभ हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्या कारण रहे हैं, कौन कौन से योजनाओं का सहारा लेना पड़ा जिसके कारण भारत में कृषि का विकास हुआ, और फिर इसके लिए समस्याएं क्या रही हैं कि आज सबसे ज्यादा भारत में पशु संपदा होते हुए भी खाद उर्वरकों की उसमें कमी रहती है, भारतीय भूमि में उपजाऊपन कम पाया जाता है और कृषि का उत्पादन भी कम होता है। इसकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, अगले वीडियोज में अपन कृषि के विकास के साथ साथ समस्याओं का भी अध्ययन करेंगे। तब तक अपने वीडियो लगातार आप देखते रहिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करवाते रहिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट प्राप्त होते रहे और हम आपके लिए आगे से आगे नए नए वीडियो लेकर आते रहे। धन्यवाद।